यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि। विदेश मंत्री भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक इंटरव्यू हिंदुस्तान टाइम्स में आया। उस पर बहुत सारी रिपोर्टिंगें हमारे देश में चल रही हैं, लेकिन जयशंकर जी ने जो अपने उद्बोधन में कहा वो काबिल तारीफ़ है और हम सबको उस पर विचार करना चाहिए। चीन को भी उस पर विचार करना चाहिए। उस इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि चीन के साथ हमारे संबंध कैसे हैं और कैसे तय होंगे, चीन को हमको किस नज़र से देखना चाहिए। जयशंकर जी ने साफ कहा कि हम सबको ये सोचना चाहिए कि सबसे पहले चीन पर कम्युनिस्टों का कब्जा कैसे हुआ, यानी कि चीन की आज की जो सरकार है उसका मोड ऑफ ऑपरेंडी क्या था, उसने कौन से मेथड अपनाकर चीन पर कब्जा किया, एक बात। दूसरा, उन्होंने कहा कि भारत की डेमोक्रेसी को भी देखना चाहिए कि भारत की ग्रोथ कैसे हुई। तीसरा, दोनों के विचारों को देखना चाहिए। एक देश जो सर्वभौमत्व सुखना पर चलता है, यानी कि पूरे विश्व का कल्याण मांगता है, पूरे विश्व को कल्याणकारी देखना चाहता है, पूरे विश्व के साथ संबंध बनाना चाहता है, और दूसरा जो विश्व पर शासन करना चाहता है। साफ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा दूसरे कंट्री की महत्वाकांक्षाओं को देखना चाहिए। तीसरा, उन्होंने कहा कि भारत की अपनी महत्वाकांक्षाएं, अगर चीन की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं तो भारत की भी अपनी महत्वाकांक्षाएं। भारत भी बड़ी तेजी से ग्रोथ करना चाहता है, भारत विश्व गुरु बनना चाहता है। ये कहा नहीं, लेकिन उनके कहने का मतलब यही था कि भारत विश्व गुरु बनना चाहता है और चीन पूरे विश्व पर शासन करना चाहता है। और चीन, दोनों कंट्रियों के अपने अपने विश्वास, अपनी मान्यताएं और अपनी दिशाओं को ध्यान में रखकर ही संबंध बनाए जा सकते हैं। उन्होंने आगे उस पर कहा कि चीन आजकल जब हमारे उनके साथ समझौते चल रहे हैं, उसके साथ हमारी वार्ताएं चल रही हैं, उस वार्ता में कभी वो पीछे जाता है, कभी वो कहता है हमने छोड़ दिया है क्षेत्र। जब भारत अड़ गया है कि 1962 से पहले वाली सिचुएशन पर, ऐसा वो खुलकर नहीं बोल रहे, लेकिन जब भारत इस बात पर अड़ा हुआ है कि हमारे तुम्हारे जो समझौते हैं उन समझौतों के अनुसार ही आगे की वार्ता शुरू होनी चाहिए, ना कि अब नए सिरे से वार्ता। और समझौते 1962 के हैं, जिसमें अक्साई चिन और सक्सकाम वैली को छोड़कर वो फिंगर 14 पर बैठे हुए हैं और अभी वो फिंगर 5, फिंगर 4 पर आने की कोशिश कर रहे हैं या हैं। सोचने की बात यह है कि वो कह तो नहीं पा रहे हैं खुलकर, लेकिन मैं बताता हूं कि जब चीन के साथ हमारा समझौता 62 का युद्ध हुआ, अमेरिका बीच में पड़ा, तो फिर जहां पर हमारी एलएसी तय हुई थी उससे चीन कई किलोमीटर अंदर है। और स्वतंत्रता के बाद 62 से लेकर और कम से कम 2013 और नहीं तो 1996 तक वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ा, और फिर 2004 से 2014 तक उसने बड़ी तेज़ी से हमारी टेरिटरी को कब्जा किया। हमको याद होगा कि जवाहरलाल नेहरू से कहा गया था कि चीन हमारी टेरिटरी में घुस रहा है, हमारे क्षेत्र कब्जा कर रहा है, तो उन्होंने पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें कहा था जहाँ घास का एक दाना नहीं उगता वहाँ के लिए क्यों परेशान हो। तो हमको याद होगा कि महावीर त्यागी उस समय सदन में थे और उन्होंने कहा, अपनी टोपी हटाई, पगड़ी बांधा करते थे, उन्होंने अपनी टोपी हटाई और टोपी हटाते हुए उन्होंने कहा, पगड़ी हटाते हुए कहा कि मेरे सर में एक भी बाल नहीं उगता तो क्या मेरा सर कलम किया जाना चाहिए। बात हंसी में उड़ गई, लेकिन चीन तब से कब्जा कर रहा था और नेहरू निष्क्रिय थे उस बात को लेकर। बाद में उनके वंशज सरकार में बैठे और उनके वंशज जब सरकार में बैठे तो राहुल गांधी सीपीसी के साथ समझौता कराए, राजीव गांधी फाउंडेशन और अदर फाउंडेशंस में पैसा आना शुरू हुआ और नतीजा निकला कि चीन बड़ी तेज़ी से 2004 से 2014 के बीच में भारत की टेरिटरी में घुसा। भारत की टेरिटरी जो उसने कब्जा करके रखी है, लेकिन हमारा कोई लिखित समझौते के तहत वो टेरिटरी उनके पास नहीं है। सिर्फ इतना ही लिखित हो सकता है कि वो राजीव गांधी फाउंडेशन में फंडिंग उनकी आई, और इतना हो सकता है कि कांग्रेस का सीपीसी के साथ समझौता हुआ। इसके अलावा सरकारी स्तर पर, यानी कि कंट्री के स्तर पर, सॉवरेन स्तर पर हमारी उनसे कोई ट्रीटी नहीं है। हमारी उनसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की हर जितनी भी ट्रीटियां हुई हैं वो सब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की है कि हम बैठकर बात करेंगे, एक दूसरे के खिलाफ हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे, एक दूसरे के ऊपर फायरिंग नहीं करेंगे, हम बैठ के ही वार्ता करेंगे। उन समझौतों को लेकर जयशंकर जी ने कहा कि हमको जो भी बात करनी चाहिए वो पुराने समझौतों के आधार पर करनी चाहिए, और पुराने समझौतों के आधार पर जब हम उनसे वार्ता कर रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में चीन का बड़ी तेजी से अपनी सेनाओं को बड़ी भारी तैनाती करना भारत के बॉर्डर पर, लद्दाख के बॉर्डर पर, तिब्बत के बॉर्डर पर, ये कुछ समझ से परे है। मैं आपको याद दिला दूं कि ऐसी ही वार्ता जून 1962 में भी हुई थी, और जून 1962 मई जून 1962 में जो वार्ता हुई थी उसके साथ चीन समझौता हो गया था लगभग, चीन वापस चला गया था और अगस्त में उन्होंने भारत के ऊपर हमला कर दिया था।
तो सोचने की बात यह है कि चीन अब जो चारों ओर से फड़फड़ा रहा है, जो बड़ी तेज़ी से बड़ी बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन में बंधा हुआ है और उसके पास अब कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहा है, क्योंकि उसने जो 60% से ऊपर की टेरिटरी, चीन आज की तारीख में 99 लाख स्क्वायर किलोमीटर की टेरिटरी रखता है, जिसमें से लगभग 55 से 60 लाख स्क्वायर किलोमीटर उसने कब्जा करके रखा, जो 1949 में उन्होंने नेशनलिस्ट चाइना चिंग काई शेक की सरकार गिराकर कब्जा किया था। तब उनके पास जो टेरिटरी थी वो लगभग 40 से 50 लाख स्क्वायर किलोमीटर थी। और बाद में उन्होंने वो दिखाया कि 13वीं सदी में तिब्बत पर शासन हमारा हुआ करता था, 14वीं सदी पर उस जिनशांग पर होता था, 17वीं सदी पर इस पे होता था, 18वीं सदी, वो सारे जो उन्होंने पिछले इतिहास खोले, उन इतिहास के आधार पर उन्होंने कब्जे करने शुरू कर दिए, हमले करने शुरू कर दिए। और उन्होंने जो सबसे पहले हमलों में किया वो तिब्बत पर किया था, और तिब्बत हमारा एक प्रोटेक्टोरेट स्टेट हुआ करता था, जिसको भारत की जिम्मेवारी थी कि तिब्बत को बचाए और तिब्बत में किसी भी बाहरी आक्रमण से तिब्बत की सुरक्षा करना, जैसे आज भूटान की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेवारी बनती है। और हमने इस बात को अभी पीछे देखा भी था, उसी प्रकार उस समय तिब्बत की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेवारी बनती थी, जो फ़र्ज हमने नहीं निभाया, दुर्भाग्य हमारा था। लेकिन फिर भी तिब्बत के जो उस समय के शासक दलाई लामा हुआ करते थे, उन्होंने भारत पर ही विश्वास जताया और कम्युनिस्टों से बचते हुए वो भारत में शरण आकर उन्होंने ली। आज भी वो भारत में शरण लिए हुए हैं और तिब्बत भारत को ही अपना आध्यात्मिक गुरु मानता है, दलाई लामा को अपना आध्यात्मिक गुरु मानता है और भारत को आध्यात्मिक लैंड मानता है। ऐसी परिस्थिति में चीन का ज़्यादा सेनाएं लगाना, मुझे लगता है कि चीन जब 60% से ऊपर टेरिटरी कब्जा करे बैठा है और 18 देशों से उसका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उन 18 देशों के किसी के टापू कब्जा करके रखे हैं, कहीं आर्टिफिशियल टापू बना रहा है, कहीं उसने समुद्र कब्जा करके रखा है। ऐसी परिस्थिति में जब भारत से उसका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और पूरे विश्व में उसकी साख गिर चुकी है, चीन के अंदर जो उसने 60% टेरिटरी कब्जा करके रखी है, वहाँ भी अविश्वास पैदा हो रहा है और वहाँ के रेबेलियन ग्रुप्स लगातार अंदर अंदर कुछ ना कुछ खिचड़ी पका रहे हैं। और 18 देश जो उनकी बाउंड्री जिन देशों से लगती है, वो देश भी अमेरिका के साथ खड़े होकर, या अमेरिका ने अपने युद्ध बेड़े वहाँ पर भेज दिए हैं, तो चीन बौखलाया हुआ है और चीन को ये समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। ऐसी परिस्थिति में कहीं ऐसा तो नहीं है कि चीन भारत को अधिक प्रेशर में लेना चाहता है या फिर वो फाइनली भारत के साथ युद्ध करना चाहता है। ये अभी युद्ध की संभावनाएं कम लगती हैं, क्योंकि अमेरिका का चुनाव चल रहा है और इस चुनाव के दौरान भी वो चीन सोच सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो इस समय उन 18 देशों के सहायक के रूप में अपनी सेनाएं भेज चुके हैं और लगातार चीन पर हमलावर हैं। उनके विदेश मंत्री मार्क पोम्पियो लगातार हमलावर हैं, तिब्बत के साथ वो संबंध बनाना चाहते हैं, राजनयिक संबंध बनाना चाहते हैं। ऐसी सभी परिस्थितियों में ये संभव है कि चीन एनालिसिस ये करे कि अमेरिका में चुनाव चल रहा है, इस समय युद्ध कर देना चाहिए, ताकि अमेरिका जो है वो अस्थिर हो जाए, या अमेरिका स्थिर नहीं है तो अमेरिका इस समय रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। दूसरी ये भी हो सकता है कि वो इंतज़ार करे कि अमेरिका का चुनाव हो जाए तब हम कुछ करेंगे, क्योंकि अमेरिका के चुनाव होने से पहले डोनाल्ड ट्रंप उसका लाभ ले सकते हैं। भारत के साथ अगर युद्ध हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप भी, अमेरिका भी युद्ध के मैदान में आ चुका है। एक अच्छी बात जो जयशंकर जी ने इस समय कही कि अमेरिका के 4 राष्ट्रपतियों की अगर पीछे बात करेंगे तो भारत के साथ सभी के संबंध अच्छे बनाए गए हैं। लगातार एक राष्ट्रपति ने दूसरे राष्ट्रपति को सत्ता हस्तांतरित करते समय भारत के साथ संबंध सुधारने का एक रास्ता निकाला था, चाहे वो जॉर्ज बुश रहे हों। जॉर्ज बुश के बाद ओबामा आए तो ओबामा के साथ हमने कुछ आगे बढ़ाया, और फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप आए, जिनके साथ भारत की अब तक की अमेरिका के साथ सबसे गाढ़ी मित्रता है, और डोनाल्ड ट्रंप खुलकर भारत के लिए सपोर्ट मांग रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं और भारत को अपना ट्रू फ्रेंड कहते हैं। ऐसा वो केवल कहते नहीं हैं, पिछले 4 साल में उन्होंने दिखाया भी है। मोदी का जिस तरह से वेलकम वहाँ पर किया गया, जिस तरह से हिंदू समाज का वेलकम किया गया, जिस प्रकार से इंडियन वीज़ा की वैल्यू बढ़ी, इंडियंस को लेकर जिस प्रकार से दोनों पॉलिटिकल पार्टियाँ इस समय रसाकसी में हैं, वो सब कुछ दिखा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ हमारे संबंध कितने अच्छे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप हमारी 2 बड़ी समस्याएं, एक इस्लामिक चरमपंथी की समस्या और दूसरी चीन की समस्या, इन दोनों के लिए बड़े सजग हैं और हमारे साथ खड़े हुए हैं। चीन की बौखलाहट बता रही है कि वो तिब्बत के साथ कभी वार्ता कर रहा है, तिब्बत के लीडर्स के साथ वार्ता कर रहा है, और कभी लद्दाख के बॉर्डर पर अपनी फ़ौजें, तिब्बत बॉर्डर पर फ़ौजें अपनी ज़्यादा बढ़ा रहा है।
संभावनाएं कुछ भी हो सकती हैं। हम सबको, पूरे देश को अलर्ट रहना चाहिए। जिस प्रकार प्रधानमंत्री ने कल खिलौना इंडस्ट्री को लेकर कहा कि 8 लाख करोड़ की इंडस्ट्री 7 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में भारत का हिस्सेदारी बहुत कम है, इसमें भारत को हिस्सेदारी बढ़ानी चाहिए। उनका सीधा संकेत था कि खिलौना इंडस्ट्री पूरी की पूरी चीन से चलती है, हम चीन के स्थान पर भारत में ये इंडस्ट्रियाँ क्यों नहीं डेवलप कर सकते और भारत को मजबूत करके क्यों नहीं खड़ा कर सकते। जिस प्रकार से जो इंडस्ट्री ऑल्टरनेट भारत में डेवलप होते जा रहे हैं, उन सभी डेवलपमेंट के कामों को ध्यान में मतलब ऑल्टरनेट को ध्यान में रखते हुए चीन के प्रोडक्ट पर हम लगातार या तो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा रहे हैं, या फिर हम ज़्यादा ओवर ड्यूटीज़ लगा रहे हैं, या फिर हम सीधा बैन करे दे रहे हैं और उनके इंपोर्ट पर FTA एग्रीमेंट्स जिन जिन कंट्रियों के साथ हैं उनसे कहना शुरू कर दिया है कि कहाँ का मैन्युफैक्चरिंग है वो लिखेंगे, क्योंकि हम चीन का कोई भी प्रोडक्ट लेना नहीं चाहते। इधर भारत की जनता ने ये निर्धारित किया है कि इस दिवाली पर चीन का कोई प्रोडक्ट हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि भारत की जनता इस समय सरकार के साथ खड़ी हुई है, लेकिन देखना यही है कि चीन किसी भी करवट, क्योंकि चीन की किसी भी बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ऐसे ही 62 में भी वो वार्ता करता रहा और एकदम अचानक उसने फौजें भेजकर भारत पर हमला कर दिया, और अभी भी वो लगातार बॉर्डर पर अपनी फौजें बढ़ा रहा है। हालांकि 62 में नेहरू जी वार्ता कर रहे थे, हिंदी चीनी भाई भाई कर रहे थे, और उस भाई भाई के चक्कर में उन्होंने फौजें तो थी नहीं, हथियार भी नहीं थे और इन्होंने लगाए भी नहीं थे। लेकिन भारत, आज का भारत वैसा भारत नहीं है। जितनी फ़ौजें उन्होंने लगाई हैं उससे ज़्यादा हमारी फ़ौजें वहाँ पर रहती हैं, और हमने कहा भी है कि अगर आप डीएस्केलेशन फ़ौज का नहीं करेंगे और फ़ौजें जितनी बढ़ाते रहेंगे हम उतनी ही बढ़ाते रहेंगे। आप ये कहें कि हम पीछे जाएँ और आप अपनी फ़ौजें वहीं पर रखें, ऐसा संभव नहीं है। पीछे मैंने कहा भी था कि वो कह रहे थे कि आप अपनी फ़ौजों को डीएस्केलेट कीजिए, तो हमने कहा कि हम अपनी फ़ौजों को डीएस्केलेट तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आप 62 की LAC पर नहीं पहुंच जाते और आप पहले डीएस्केलेट नहीं कर लेते। मामला गंभीर है और राजनीति है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, किस करवट बदलेगा सब लोग उस पर अनुमान नहीं लगा सकते, इसलिए मैं भी उस पर बहुत ज़्यादा अनुमान नहीं लगा सकता। किंतु जो तथ्य हैं उन तथ्यों के आधार पर ये 2 लेक्चर्स अपने ने बताने की कोशिश की है कि देश को क्या कैसे। थैंक यू। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।